फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में लगभग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। हम लोग के कितने सारे वीडियो हो गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कम से कम 12-15 हज़ार क्वेश्चन तो साल भी कर लिए हैं अभी तक। तो आप लोग सारे वीडियो को ध्यान से रिविज़न कर डालें, पढ़ डालें। जो ना समझ में आए उसको नोट कर लें, बार बार पढ़ें, बार बार तैयार करें। और यदि सारे क्वेश्चन आप लोग को तैयार हो जाएंगे तो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और सारे कॉन्सेप्ट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे साइंस से डरते हैं उनकी भी डर एकदम ख़त्म हो जाएगी, उन्हें भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए हम लोग उसी क्रम में बात कर लेते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक कवक से संबंधित है। तो कवक क्या होता है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं वो कवक विज्ञान कहलाता है, जिसे माइकोलॉजी कहते हैं। और नई विचारधारा के अनुसार जो होते हैं ये कवक विज्ञान को माइसिटोलॉजी कहा जाना चाहिए था। और इन कवकों द्वारा जो पौधों में उत्पन्न रोगों के अध्ययन को पादप रोग विज्ञान भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवक के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है पर्णहरिम रहित, दूसरा है संवहन ऊतक रहित, तीसरा है केंद्रक युक्त, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो आपको इसमें बताना है कवक के संबंध में कौन से सही हैं। तो कवक जो होता है ये पर्णहरिम रहित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक नहीं रहित होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाते हैं। और केंद्रक युक्त होते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो आपका इसमें कौन सा राइट है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये सारे लक्षण जो है ये कवक के हैं। पर्णहरिम रहित होता है, संवहन ऊतक रहित होता है, केंद्रक इसमें पाए जाते हैं, केंद्रक युक्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक विज्ञान का जनक की उपमा जो है किसे दिया गया है? कवक विज्ञान का जनक की उपमा किसे दिया गया है? फ्रेड गिफर्ड, मैक्लिओड, पी एंटोनियो मिचेली और दूसरे हैं मैककार्टी। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है। पादप जगत कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो चलिए कवक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो कवक विज्ञान के जो जनक हैं वो पी एंटोनियो मिचेली को कहा जाता है। पी एंटोनी मिचेलियो को कहा जाता है। और कवक के बारे में भी मैंने बताया कि जो कवक होते हैं वो पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित एवं केंद्रक युक्त होते हैं। और इसमें जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा होता है। उनका शरीर सुकाय सदृश होता है, इसमें जड़, तना और पत्तियों में विभक्त नहीं रहता है। और पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण ये सदैव परपोषित होते हैं और अपना जीवन परजीवी या सहजीवी के रूप में जो है या मृतोपजीवी की तरह व्यतीत करते हैं। और तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, पी एंटोनियो मिचेली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कवक विज्ञान एवं पादप रोग जनक संज्ञा किसे दी जाती है? भारतीय कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान जनक की संज्ञा किसे दी जाती है? जिंडर, लेडरवर्ग, ई.जे. बटलर, एवेरी। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए क्या हो सकता है। तो हमने बताया कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो कवक विज्ञान कहलाता है। और कवकों द्वारा पौधों में उत्पन्न रोगों का जो अध्ययन होता है वो पादप रोग विज्ञान कहलाता है। और इसके कवक विज्ञान के जो जनक हैं, पादप रोग विज्ञान के जो जनक हैं इनको ए.जे. बटलर को कहा जाता है। और 1920 ईस्वी में ए.जी. बटलर ने 1920 ईस्वी में भारतीय कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान के जनक कहलाए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। कवक कोशिका में कौन से पदार्थ संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन, वसा, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बता दीजिए क्या हो सकता है। तो कवक जो होता है उसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों के अंदर उत्तकों में रहते हैं क्या कहलाते हैं? बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो वो परजीवी कवक जो पोषक पौधों के अंदर उत्तकों में रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों की कोशा के बाह्य भाग पर उगते हैं और अपना भोजन पोषक पौधों से अपनी विशेष शाखाओं चूस्कांग द्वारा लेते हैं वो बाह्य परजीवी कहलाते हैं। जिसमें आपका एरिसाइफी नामक जो जीवाणु है वो परजीवी कवक है। और वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों के अंदर उत्तकों में रहते हैं अंतः परजीवी कहलाते हैं। और ये आपका एल बुगो हो जाता है। और कुछ कवक जैसे कि डैक्टिलेला, आर्थ्रोबॉटिस, पोटोजोन्स व अन्य सूक्ष्म जंतु जो होते हैं ये कीटों को पकड़कर उनको अपना भोजन ग्रहण करते हैं और इन्हें हम परभक्षी कवक कहते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, अंतः परजीवी। वे परजीवी कवक जो पोषक पौधों के अंदर उत्तकों में रहते हैं वो अंतः परजीवी कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीड़ और कवक में कैसा संबंध होता है? अंतःपरजीवी, सहजीवी, बाह्य परजीवी, परभक्षी। तो चलिए बता दीजिए क्या हो सकता है, चीड़ और कवक में कैसा संबंध होता है? तो कुछ कवक जो होते हैं वो शैवालों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे लाइकेन होता है, और कुछ कवक सूत्र, चीड़ इत्यादि की जड़ों की कोशिकाओं में फैले रहते हैं और भूमि से खनिज लवण और जल ग्रहण करके चीड़ को देते हैं और चीड़ कवक को खाद्य पदार्थ देता है, जो सहजीवन का अच्छा उदाहरण होता है। और इस सहजीवन को कवक मूल भी कहते हैं। ये आपका आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। सहजीवन के रूप में रहते हैं, सहजीवी के रूप में रहते हैं। चीड़ जो होता है वो कवक को खाद्य पदार्थ देता है और कवक जो है चीड़ को आश्रय देता है, खनिज लवण और जल ग्रहण करवाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक सूत्रों के समूहों को क्या कहते हैं? लैंगिक रोमो, कवक जाल, कवक पट, उपर्युक्त सभी। तो चलिए इसको बताने की कोशिश कीजिए। तो कवक जो होते हैं ये सूक्ष्म पौधे होते हैं और तथा रचना में सरल होते हैं। इनकी शारीरिक रचना एक कोशीय अथवा धागे जैसी रचनाओं कवक सूत्रों में होती है और इन सूत्रों का समूह कवक जाल कहलाता है। कुछ कवक सूत्रों में पट नहीं होते हैं, इन्हें अपटीय कवक सूत्र कहते हैं, जैसे फाइकोमाइसीट्स, तथा कुछ में पट होते हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन्हें पटीय कवक सूत्र कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। कवक सूत्रों का जो समूह होता है उसे कवक जाल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से पटीय कवक सूत्र हैं? एस्केमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए कौन सा हो सकता है? अभी मैंने आपको बताया, ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग दे सकते हैं। तो कवक जो होते हैं सूक्ष्म पौधे हैं और रचना में सरल होते हैं। इनकी शारीरिक रचना एक कोशिकीय अथवा धागे जैसी रचनाओं या कवक सूत्रों में होती है और इन सूत्रों को जो समूह होता है उनको कवक जाल कहते हैं। कुछ कवक सूत्रों में पट नहीं होते हैं जिसे हम अपटीय कवक सूत्र कहते हैं। और फाइकोमाइसिटीज तथा कुछ में पट भी होते हैं जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसियोडियोमाइसिटीज, इन्हें जो होता है पटीय कवक सूत्र कहते हैं। तो आपका इसमें जो पटीय कवक सूत्र हैं वो एस्केमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक सूत्रों की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, केलोस की, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए इसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो कवक सूत्र, अभी मैंने कवक सूत्र के बारे में बता ही दिया है कि कवक जो होते हैं वो सूक्ष्म पौधे होते हैं और रचना में सरल होते हैं। इनकी शारीरिक रचना एक कोशिकीय धागे जैसी रचनाओं कवक सूत्रों में होती है और इन सूत्रों का समूह कवक जाल कहलाता है। कुछ कवक सूत्रों में पट नहीं होते, इन्हें अपटीय कवक सूत्र कहते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज, तथा कुछ में पट होते हैं और जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इन्हें पटीय कवक सूत्र कहते हैं। और कवक सूत्रों की जो भित्ति होती है वो कवक सेलुलोज, काइटिन, काइटिन को ही केलोस कहते हैं कि इसकी बनी होती है। और कवक जो होते हैं काइटिन की जो फार्मूला होता है वो C22H54N4 और आपका ऑक्सीजन 21 का होल यन होता है। होल यन ये आपका काइटिन का फार्मूला होता है जिसे हम केलोस भी कहते हैं। और कवक जो होते हैं काइटिन की प्रकृति जंतु काइटिन से भिन्न होती है और प्रत्येक कोशा में कोशाद्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, राइसोसोम, राजधानी होते हैं। और फाइकोमाइसिटीज के सूत्र संकोशीय होते हैं और एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सूत्र जो होते हैं ये कोशाएं एक केंद्रकीय, द्विकेंद्रकीय अथवा बहुकेंद्रकीय होते हैं। और कुछ कवक द्विरूपी होते हैं, वे एक कोशीय तथा कवक सूत्रों दोनों रूपों में रहते हैं, जैसे कैंडिडा एल्विकेंस, ब्लास्टोमाइसिटीज, डर्मेटाइटिस। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। कवक सूत्रों की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। काइटिन को केलोस भी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे काला फफूद के नाम से जाना जाता है? म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस नाइजर, उपर्युक्त सभी। तो काला फफूद के नाम से किसे जाना जाता है तो बताने की कोशिश कीजिए। तो म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस नाइजर को काला फफूद कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट हो जाएगा। इन तीनों को काला फफूद कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम को किस प्रकार का फफूद माना जाता है? नीले फफूद, हरे फफूद, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बता दीजिए पेनिसिलियम को कौन सा फफूद माना जाता है? तो पेनिसिलियम को नीला फफूद अथवा हरे फफूद के नाम से जाना जाता है। इनमें नीला फफूद या हरे फफूद के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल या गुलाबी फफूंद के नाम से किस कवक को जाना जाता है? म्यूकर, न्यूरोस्पोरा, राइजोपस, पेनिसिलियम। तो लाल या गुलाबी फफूंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? तो न्यूरोस्पोरा जो होता है इसको लाल या गुलाबी फफूंद के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। न्यूरोस्पोरा को लाल या गुलाबी फफूंद के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के प्रजनन में शामिल है, कवक के जो प्रजनन के प्रकार है उसमें कौन कौन से शामिल हैं? वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए बता दीजिए क्या होगा? तो कवकों में जो प्रजनन होता है वो वर्धी, अलैंगिक, लैंगिक तीनों प्रकार के होते हैं। वर्धी प्रजनन जो होता है वो विखंडन, विभाजन या मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन मतलब टूटकर अलग होना, विभाजन मतलब केंद्रक जो होता है, विखंडन मतलब दो जो होते हैं आपस में टूट के अलग हो जाते हैं, और आपका विभाजन जो होता है वो केंद्रक जब होता है वो धीरे धीरे जब इसके आकार बढ़ जाते हैं तो ये बीच से टूटने लगता है, और जब टूट जाता है तो ये अलग अलग बना लेता है, तो इसका विभाजन हो जाता है। तो ये विभाजन हो गया। मुकुलन, आप देखे होंगे छोटे छोटे बड जैसे आलू वगैरह में निकलते हैं, वो आपके मुकुलन विधि है, और उस मुकुलन को अगर हम कहीं और लगा देते हैं तो नया फल या नया बीज का निर्माण कर लेता है, वहाँ नया आलू निकल जाता है। तो विखंडन, विभाजन और मुकुलन ये वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। और अलैंगिक प्रजनन बीजाणुओं, चल बीजाणुओं, अचल बीजाणुओं तथा कोनिडिया नामक विशिष्ट रचनाओं की सहायता से होता है, और बीजाणुओं का जो निर्माण होता है वो कवकों का विशिष्ट लक्षण है। और लैंगिक प्रजनन में दो विभिन्न प्रकार के जनकों के निषेच केंद्रकों का संलयन होता है। इसके फलस्वरूप लैंगिक बीजाणुओं एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स और ओस्पोर्स का निर्माण होता है। तो आपका इसमें कवक के जो प्रजनन में शामिल है वो तीनों शामिल है, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो होता है इसमें दो लोगों की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल पार्ट की आवश्यकता होती है। और वर्धी में तो आपको बता दिए विखंडन, विभाजन और मुकुलन होता है। अलैंगिक जो होता है ये बीजाणुओं या चल बीजाणु या अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कवक भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन से कवक हैं जो हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, जो खाते हैं? तो छात्रक, गुच्छी, लाइकोपार्डोन, उपर्युक्त सभी। तो चलिए कौन सा हो सकता है? तो अभी हम लोग बात किए कि जो कवक होते हैं हमारे जीवन का जो कवकों में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। कवकों की जो होती है अनेक जातियाँ मनुष्य के लिए बहुत आर्थिक महत्व भी होती हैं। कवकों की अनेक लाभदायक और हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं। लाभदायक क्रियाएं में होती हैं खाद्य पदार्थों के रूप में यूज़ करते हैं, उद्योगों में यूज़ करते हैं, और उद्योगों में डबल रोटी उद्योग में, अल्कोहल उद्योग में, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, औषधि निर्माण में, ये सारी चीज़ों में कवकों का यूज़ किया जाता है। और बहुत से कवक हैं जैसे छत्रक जिसे एगरिकस, और गुच्छी जिसे मार्चेला, लाइकोपोर्डेन, ये सारे जो हैं भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और छत्रक व गुच्छी की खेती भी की जाती है। ये प्रोटीन और विटामिन के मुख्य साधन भी होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से विटामिन ईस्ट में पाए जाते हैं? इनमें से कौन से विटामिन हैं जो ईस्ट में पाए जाते हैं? थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा होता है? चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ईस्ट में बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, जैसे थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनिक अम्ल है, बायोटीन है, ये सारे आपके ईस्ट में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। थायमिन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक अम्ल चारों पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवक में लेंटिनेशियन पदार्थ होता है? लेंटिनस, इडोडस, लाइकोपार्डोन, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो लेंटिनस, इडोडस अथवा सीटेक मशरूम से लेंटिनेशियन पदार्थ प्राप्त होता है, और जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट होगा, केवल पहला सही होगा। लेंटिनस इडोडस है, इसको ही सीटेक मशरूम भी कहते हैं, और इसमें हम लेंटिनेशियन पदार्थ प्राप्त होता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवक का प्रयोग पनीर बनाने में किया जाता है? पेनिसिलियम कोमोम्बर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलो बता दीजिए कि कवक पनीर बनाने के लिए कौन से कवक का यूज़ करते हैं। तो पनीर उद्योग में कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम कोमोम्बर्टी और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इत्यादि जो है पनीर बनाने में काम आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। दोनों का प्रयोग हम पनीर बनाने में काम करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? सैक्रोमाइसिस,
सेरेविशी, सिट्रोमाइसिस, फेफिडियोज, पेनिसिलियम नोटेटम, एस्परजिलस, क्लेवेटम। तो आपको बताना है कि डबल रोटी बनाने में किस ईस्ट का प्रयोग होता है। तो डबल रोटी जो बनाया जाता है उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है ये प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ईस्ट का प्रयोग बियर बनाने में किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सिट्रोमाइसिसी, फेफिरियोस, एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम पिसमेकर। तो चलिए बता दीजिए कौन सा हो सकता है। तो बियर बनाने के लिए भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का ही यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। और रम जो होता है, रम बनाने के लिए भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज होता है। स्कॉच या बिस्की बनाने में भी इसी का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, गैलिक अम्ल किस कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम ग्लाउकम, एस्परजिलस गैलोमाइसिस, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो गैलिक अम्ल जो बनाया जाता है उसके लिए पेनिसिलियम ग्लाउकम और एस्परजिलस गैलोमाइसिस दोनों का यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। गैलिक अम्ल जो होता है दोनों से बनाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो होता है वो सिट्रोमाइसिस फेफिडियोस द्वारा बनाया जाता है। और ग्लूकोनिक अम्ल एस्परजिलस नाइजर के द्वारा बनाया जाता है। एमिलेज जो होता है वो एस्परजिलस ओराइजी के द्वारा बनाया जाता है। और इन्वर्टेज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा बनाया जाता है। और बसा जो होता है वो एस्परजिलस निडुलॉन्स, एस्परजिलस सिडोवी, एस्परजिलस फिसेरी, पेनिसिलियम पिस्केरम, पेनिसिलियम जेवानिकस, इन सारे से जो है वसा बनाया जाता है, फैट बनाया जाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी भी मिली होगी। आप कवक के बारे में जान के आप लोग को अच्छा लगा होगा कि जो कवक हम खाते हैं उसका क्या नाम है, और जो पावरोटी में कौन से कवक यूज़ करते हैं, खाद्य पदार्थों में कौन सा कवक यूज़ करते हैं, उद्योगों में कौन सा होता है, अल्कोहल में कौन सा होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग देख के वीडियो को कॉन्फिडेंस भी आया होगा। तो आज के लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा रिवीजन आप लोग करते रहिए। और पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिए, ज़रूर पढ़िए, ताकि आप लोगों को पिछला वीडियो एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।